नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपके हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि बच्चे कोरी स्लेट की भांति हैं और भाषा अधिगम इन कोरी स्लेटों पर भाषिक आदतों की एक छाप है। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है? ठीक है, कि बच्चे क्या होते हैं कोरी स्लेट की भांति होते हैं। ये पहला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे क्या होते हैं कोरी स्लेट की भांति होते हैं। यह प्रश्न किसका है? प्याजे का है, वाइगोस्की का है, चॉम्स्की का है या फिर स्किनर का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, स्किनर का है। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा था कि बच्चे कोरी स्लेट की भांति होते हैं और भाषा अधिगम इन कोरी स्लेटों पर भाषिक आदतों की एक छाप है। यानी बच्चा अगर क्या है, पहले सबसे पहले वो कोरी स्लेट है, उसके बाद जब भी वो भाषा को अधिगम करता है, ठीक है, भाषा को पढ़ता है यानी लैंग्वेज लर्न करता है, तो वो हो क्या होता है उन कोरी स्लेटों में उसकी क्या है भाषिक आदतों की छाप हो जाती है, छोड़ जाता है छाप। ठीक है, यानी वह क्या है भाषा सीख जाता है, इसका मतलब है। यह कहा था आपके स्किनर ने। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझने के लिए अध्यापक पहले उन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करती है, फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहती है। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? ठीक है, आपसे प्रश्न यह है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। प्रश्न यह कह रहा है कि जो पाठ्य सामग्री है उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं, तो अध्यापक होने के नाते एक अध्यापक क्या करता है उन शब्दों को सबसे पहले मातृभाषा में बदलता है, अनुवाद करता है और फिर क्या कहता है कि विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहता है। ठीक है, तो वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, यानी मातृभाषा में सबसे पहले कठिन शब्दों को अनुवाद करता है। तो यह किस विधि में होता है? व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे हम आपका इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश पेडागोजी में आएगा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि को बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है, संरचना यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापक जो है कठिन शब्द आए उनको सबसे पहले क्या है मातृभाषा में क्या है अनुवाद करती है। मातृभाषा में अनुवाद किस विधि में करते हैं हम? प्रत्यक्ष विधि गलत हो जाएगा, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, संरचनात्मक उपागम भी नहीं, संप्रेषण भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि में हम क्या करते हैं, बच्चे को अगर हमें क्या है कुछ भी चीज़ पढ़ानी है या फिर कोई बच्चा भाषा सीख रहा है, तो सबसे पहले उससे क्या है उसकी मातृभाषा में हम उसे पढ़ाएंगे। यानी इस विधि में क्या है मातृभाषा का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वह या फिर जो अगली भाषा है वह बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड ये भी बता देता हूँ आपको, जो डायरेक्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि, यानी इस विधि में सबसे इसका आंसर तो मैंने बताया आपको व्याकरण अनुवाद विधि, लेकिन इसको हम प्रत्यक्ष मेथड यानी डायरेक्ट विधि, यानी सपोज हमें बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, तो हम क्या है उसकी सपोज बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बच्चे को क्या है इंग्लिश पढ़नी है और उसकी मातृभाषा है हिंदी। तो इस प्रत्यक्ष विधि में क्या है हम बच्चे को क्या है मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी अगर ये मातृभाषा है तो इस मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे सीधे उसको क्या है इंग्लिश पढ़ाएंगे, यानी जो भाषा पढ़ना चाहता है सीधे उसी भाषा को उसे पढ़ाएंगे, डायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या है प्रत्यक्ष विधि कहा गया, यानी डायरेक्ट मेथड लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से होते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनि, स्वरमान, तान, अक्षर, तुकबंदी या फिर स्वनिम या फिर गहराई, गति या फिर लय। ध्वनात्मक जागरूकता। ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न है आपका, ध्वनात्मक जागरूकता में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो आपका आएगा अक्षर। तो जिनमें अक्षर नहीं है ये दो आप काट देंगे, इन दोनों में से आपका सही आंसर क्या है? फिर आएगा
अक्षर के बाद आएगा आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता। ये शब्द और वाक्य भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के सारांश पर आधारित एक कार्यपत्रक देती है जिसमें हर 5 शब्द को हटा दिया जाता है। वह विद्यार्थी को उस हटाए गए शब्दों को सोचकर वहां लिखने के लिए कहती है। इस प्रकार का परीक्षण क्या कहलाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कि इसमें क्या है, अध्यापक जो है वह क्या है, सपोज उसने एक पूरा पैराग्राफ दिया यहाँ पे, ठीक है, पूरा पैराग्राफ दिया बच्चे को, और उसने कहीं कहीं जगह पे क्या कर दिया, उसने कुछ शब्द उसने छोड़ दिए, यानी 5 शब्द यहाँ पे छोड़ दिए, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, कहीं पे भी उसने पूरे इस जो है गद्यांश में उसने क्या है 5 शब्द छोड़ दिए, और बच्चे को क्या है उन शब्दों को अपने विचारों से सोच समझकर जो है लिखना है। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। क्लोज टेस्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति, सारांश की पूर्ति या फिर लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा गलत हो जाएगा, सारांश की पूर्ति भी गलत हो जाएगा। अब आपके बचते हैं दो, क्लोज टेस्ट या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इसमें से क्या होगा, आप ज़्यादातर करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं कहलाया जाता है, ये होता है आपका क्लोज परीक्षण, इसे हम कहते हैं, या फिर क्लोज टेस्ट इसे हम कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा CLOZE, क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट या फिर क्लोज परीक्षण इसे हम कहते हैं, जिसमें क्या है कुछ शब्द क्या है हटा दिए जाते हैं और यह बच्चे को क्या है सोच समझकर उसके उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। कि आपका कई बार आगे आपका प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया था ये आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। पठन के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? मैंने आपको बोला जहाँ पे भी नहीं आएगा वहाँ पे आपको क्या है गलत ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं अब हम। पठन का तात्पर्य शब्दों को ध्वनि देकर और डिकोड करना है। क्या आप पढ़ते इसलिए हो ताकि आप शब्दों को ध्वनि को देना और डिकोड करना, ठीक है। पठन रचनात्मक है, बिल्कुल सही, रचनात्मक है पठन। पठन किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ना, ग्रहण करना और समझने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने के साथ साथ उसको ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ और समझने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। पठन जो है समझने की क्षमता है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करता है, कि यानी पठन एक यह समझाने की क्षमता है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कह रहा है, हमने कहा पहला सही है, दूसरा सही है। अब पहला कह रहा है आपका कि पठन का तात्पर्य शब्दों की ध्वनि देना और डिकोड करना है, और चौथा कह रहा है कि पठन यह समझने की क्षमता है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करना चाहता है, यानी जिसने वो लिखा है वह क्या कहना चाहता है। ये भी आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और हमें क्या है नहीं पूछा गया था, यानी आपका यही सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कि पठन का तात्पर्य शब्दों और ध्वनि को डिकोड करना नहीं होता है, यानी सेम टू सेम डिकोड नहीं करते हम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? भाषा अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कहानी में आए मुख्य पात्रों के बारे में आए विशेषण शब्दों की पहचान करने के बारे में कहती है। यह पठन गतिविधि क्या कहलाएगी? कि आप एक अध्यापक हैं और आप क्या कर रहे हैं कि पाठ में आए हुए कुछ विशेषण शब्द आए हैं, उनको बच्चों को छाँटने के लिए कह रहे हैं। तो यह पठन किस ये मतलब यह कौन-सा टाइप का पठन है, ये आपसे पूछ रहा है। गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर संयोगात्मक पठन। संयोगात्मक पठन यानी आप जब है दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहे हो, पठन कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। सरसरी तौर से पढ़ना यानी ऊपर-ऊपर से पढ़ना केवल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विस्तृत पठन और गहन पठन में से इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे क्या है गहन पठन करेंगे इससे, और जहाँ पे भी उनको विशेषण दिखेगा वह क्या है अपना उत्तर दे देंगे। तो इसको पठन को इस प्रकार के पठन को आपका गहन पठन बोला जाता है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग इसे हम इंग्लिश में कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में उच्चारण कौशल के संवर्धन के बारे में सही है? उच्चारण के बारे में सही है। चलिए, विद्यार्थियों को उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि वे बिल्कुल वैसा ही बोले जैसा कि देशज लोग बोलते हैं, ठीक है।
कि मतलब ज्यों के त्यों बोलना, तो ये तो गलत कह रहा है आपका। विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे दिन में अनेक बार शब्दों को दोहराएं। मैंने आपको बोला दोहराना, प्रैक्टिस करवाना, ड्रिल करवाना, ये आपका गलत होता है। विद्यार्थियों को अच्छा उच्चारण सीखने के लिए मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अध्यापकों को ऐसे उच्चारण ड्रिल करवानी चाहिए। ड्रिल करवाना गलत होता है, जिससे कि वे देशज लोगों की भांति उच्चारण करना सीखें, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर बच्चे को उच्चारण कौशल में दिक्कत है तो हमें क्या करना है, उसकी क्या है, मदद करनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये हो गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को इस विषय पर लिखने के लिए कहा गया, आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया है। ठीक है, इसके बाद आपने अपने लेखन पर अपने सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाता है, यानी बच्चे ने किस प्रकार से अपना जन्मदिन मनाया और फिर उसके बाद उसने लिखा और उसका आकलन करने के लिए उसने अपने दोस्त को दे दिया, अपने सहपाठी को दे दिया। तो इस प्रकार का आकलन क्या कहा जाता है, योगात्मक आकलन नहीं, समूह आकलन, या फिर सहपाठी आकलन, या फिर स्व आकलन। मतलब स्व आकलन मतलब खुद से हम आकलन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सहपाठी आकलन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बोली और लहजे के बारे में क्या सही है। बोली और लहजा क्या होता है। लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जा रही है। कि लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है, नहीं, लहजा नहीं है, बोली है आपका, ये तो गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है आपका। ठीक है, लहजा बोलचाल वाले उन शब्दों व वाक्यांशों से संबंधित है जिनसे व्यक्त की वक्ता की पहचान का पता चलता है, और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जाती है, भाषा कैसे बोली जाती है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब दो बचे हैं आपके, दो ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है कि बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और लहजा भाषा बोलने जाने के तरीके से संबंधित है। बिल्कुल सही। बोली क्या होती है, जो आप वास्तविक भाषा से संबंधित है, आपकी हर भाषा की क्या एक बोली होती है। ठीक है, तो वैसे ही है। लहजा भाषा बोलने जाने के तरीका है, किस प्रकार से आप उस भाषा को बोलते हो, वह आपका क्या है, लहजा कहलाया जाता है। बिल्कुल सही है। चौथा क्या कह रहा है, चौथा भी देख लेते हैं। बोली बोलचाल वाले उन शब्दों और वाक्यांशों से संबंधित है जो अक्सर पहचान परिलक्षित करते हैं, यानी ऐसे शब्द जो जिनको आप पहचानते हैं, और उच्चारण उस तकनीक शब्दावली से संबंधित है जो लोगों को किसी संदर्भ विशेष के अनुभव, घटनाओं, अवधारणाओं को बताने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आपका, बोली बोलचाल वाले उन शब्दों को वाक्यांशों को संबंधित है जो अक्सर पहचान परिलक्षित करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गई है। ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्या आपका सही है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और लहजा भाषा बोलने जाने वाले से संबंधित है। ठीक है, इसका तीसरा हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कुशल वक्ता किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, कि कुशल वक्ता बनाने एक अध्यापक को किस प्रकार से एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को जो है कुशल वक्ता बना सकता है। याद की गई कहानियों को सुनाने के लिए कहना, यानी रिपीटेशन करवाना, याद करने के लिए कहना गलत हो जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान काम करने सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान काम आने वाले कुछ मुख्य वाक्यों को सिखाकर, ठीक है, कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर देना सही आ जाएगा, और बच्चे को हम क्या है, अभिव्यक्त करने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। शतरंज परीक्षा के दौरान पूछे गए जाने वाले अनुच्छेदों को सीखने व बोलने के द्वारा, गलत हो जाएगा ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर देना। ठीक है, बच्चे को हमें क्या है, अवसर देना है। अगला देखते हैं अब हम, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जाए। कि चौथी क्लास का बच्चा है, उसको मानक पठन के लिए आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। यह कह रहा है, बच्चों से यह कहना है कि टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने सर्वोत्तम देना है, यानी उनको अच्छे नंबर लाने हैं। नंबर के लिए कभी बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करना है। चूँकि अधिकांश कक्षा अच्छा कर रही है, इसलिए कम पठन क्षमता वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना, यानी केवल हम जो उन बच्चों को प्रशिक्षण देंगे जो कम
और जिनके कम नंबर आ रहे हैं, ये भी आपका गलत है। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते-जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना, ठीक है? या फिर पहले करवाए गए टेस्ट के सभी प्रश्नों को ज्यों का त्यों याद करना, ज्यों का त्यों और याद करना आपका गलत हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, उसके मिलते-जुलते प्रश्न आप बच्चों को करवाएँगे, ठीक है? इस प्रकार से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। कक्षा में विद्यार्थियों का योगात्मक आकलन हेतु आपने लिखित कार्यों का पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा गया आपको, ठीक है? जैसे कि अपने लेखन कार्य के लिए कोई सर्वोत्तम 6 नमूने लेना, यह किस प्रकार का आकलन है, ठीक है? यानी आप विद्यार्थी का क्या है योगात्मक आकलन करना चाहते हो, ठीक है? तो आपने उससे क्या प्रश्न पूछा? आपने बोला कि अपने लेखन कार्य के सर्वोत्तम 6 नमूने लेना, ठीक है? तो ये किस प्रकार का आकलन हो गया? किसी भी काम का नहीं है, विद्यार्थी अनुकूलन है, अध्यापक केंद्रित है या फिर यह आकलन का प्रकार है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका विद्यालय के हित में हो रहा है, वो विद्यार्थी के हित में हो रहा है, सॉरी, विद्यार्थी के हित में हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे विद्यार्थी अनुकूलन है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अब आता है आपका, ये आपका है प्रश्न कि भाषा अधिगम के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कोई भाषा सीख सकता है, हालांकि कम उम्र में सीखना अधिक आसान होता है। ये बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में भाषा सीख सकता है, लेकिन ये है कि अगर वह क्या है कम उम्र में भाषा सीखेगा तो वह क्या होती है आसान होती है, ठीक है? ये कई बार आपका पूछा भी गया है, ठीक है? भाषा अवसर मिलने पर सीखी जाती है, यानी कहीं पे भी आपको भाषा सीखने का अवसर मिल रहा है तो वहाँ से भाषा सीखी जा सकती है, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों आपके क्या है सही हैं आपके दोनों, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा में लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम पर मानस मंथन, यानी जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, करने के लिए कहता है। यह युक्ति लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? यानी शिक्षक जो है वह बच्चों को क्या है लिखना सिखा रहा है और उस दौरान उसने बच्चों को बोला कि आप क्या है मानस जो है मंथन करो, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, आप सोचो कुछ, ठीक है? तो यह लेखन का कौन सा प्रकार है? लेखन से पूर्व का काम है ये, या फिर समीक्षा करना है, या फिर प्रारूपण देना है, या फिर प्रकाशन करना है? ये सब आपके लास्ट के हैं, समीक्षा भी नहीं है। ये आपका क्या है लेखन से पूर्व कार्य है, यानी लिखने से पहले आपको बच्चों को क्या है आप सोच के लिखो, ठीक है? यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, मानस मंथन करो। तो यह क्या कहलाया जाता है? लेखन से पूर्व कार्य है। पहला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे। ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे जब तक आपको पेपर नहीं हुआ, लेकिन आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।